करिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करें, बेसिक्स देखेंगे। सबसे पहले देखो, ये जो बर्जीलियस थे उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी बताई थी कि जो भी जंतु है वो सब किससे बने, कार्बन से बने हुए हैं, और इसी वजह से जो हम कार्बनिक यौगिक है उनको नहीं बना सकते, क्योंकि उनमें एक फोर्स, एक तरह का जो वाइटल फोर्स है ना, वो काम कर रहा होता है। ठीक है, यानी एक जीवित पदार्थ है तो इसे, लेकिन क्या हुआ यहाँ पर, वोलर ने जो है सबसे पहले एक कार्बनिक यौगिक बना के दिखा दिया। उसने अकार्बनिक यौगिक से ये कार्बनिक यौगिक यूरिया जो है उसको निर्मित कर दिया। अब यहाँ से बर्जीलियस की जो वीएफटी जो थ्योरी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी, वो क्या हो गई, फेल हो गई। और पहला जो कार्बनिक यौगिक बना था वो NH4CNO से गर्म करने से क्या बन गया था, NH2C और ONH2 बन गया था। ठीक है ना, यानी यूरिया बन गया था। अब यहाँ पर देखो, कार्बनिक यौगिक जो है उसको हमने कितने भाग में बांटा वो हम देखेंगे। देखो, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन व उनके व्युत्पन्न कार्बन होते हैं ना। यानी कि हाइड्रोकार्बन एक तो यानी जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड होंगे, और जो उनसे बनने वाले जितने भी यौगिक हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। वो दो भाग में, एक होता है संतृप्त, एक होता है असंतृप्त। संतृप्त कौन से होते हैं, जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच एक बॉन्ड होता है, जो सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड असंतृप्त होते हैं जिसमें द्विबंध और या त्रिबंध होते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर संतृप्त जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एल्केन, सिंगल बॉन्ड होंगे, और इसका फॉर्मूला है CnH2n+2। और जो हमारे असंतृप्त अनसैचुरेटेड, इसमें ड्यू बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो उसे दो बॉन्ड वाले को बोलते हैं एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड वाले को बोलते हैं एल्काइन। तो एल्कीन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है CnH2n, और जो हमारा एल्काइन होता है उसका फॉर्मूला होता है CnH2n-1। अब इस कार्बनिक यौगिकों का हमने और भी आगे वर्गीकरण किया किस आधार पर, चक्र के आधार पर। एक तो सीधी श्रृंखला है जिसे हमने खुली अचक्रीय या एलिफेटिक यौगिक जिन्हें बोला है, और दूसरा है बंद चक्रीय यौगिक, जो बंद होते हैं, चक्र में होते हैं। तो ये दो भाग हो गए। तो जो हमारा बंद चक्र वाले हैं वो भी दो भाग में हो गए, एक है एलिसाइक्लिक और एक है एरोमेटिक। तो ये जो एलिसाइक्लिक है वो भी दो भाग में हो गए, एक समचक्रीय और एक विषम चक्रीय। अब एरोमेटिक जो होते हैं, इनका नाम जो एरोमेटिक रखा गया है वो एरोमा यानी सुगंध के उससे रखा गया है। अब ये भी वही समचक्रीय और विषम चक्रीय होते हैं, और इसी में क्या होता है, एरोमेटिक यौगिक में आते हैं बेंजीन, बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड आते हैं। अब देखें हम किस तरह होती है। देखो, पहले एक खुली श्रृंखला वाले, जिनमें कार्बन की सीधी तथा शाखित श्रृंखला होती है। ठीक है ना, जैसे कि CH3 CH2 CH2 CH3 एक सिंगल बॉन्ड सीधी श्रृंखला है, या फिर शाखित में जैसे CH3 CH उसमें शाखा निकल ली, CH3 CH उसमें निकल ली शाखा है, CH डबल बॉन्ड CH, और इस तरह से, है ना। हाँ, तो ये खुली है ना, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। अब बंद में क्या होगा, बंद श्रृंखला जो चक्रीय है उसमें एक तो एलिसाइक्लिक होगा और एक एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक वो होती है जिसमें एलिफेटिक यौगिक के समान गुण वाले होते हैं। यानी यहाँ पर जो होते हैं, कौन से होते हैं, एलिफेटिक, जो अभी हमने देखा है ना, यानी जो अभी हमने देखा सीधी श्रृंखला होती है, उसी को हमने चक्र में बना दिया, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, एलिसाइक्लिक हो जाएगी। जिसमें समचक्रीय होते हैं, यानी कि जिसमें समान जो होंगे एक तरह के, जो क्या होगा, पूरा चक्र निर्मित होगा। ठीक है ना। विषम चक्र में क्या होगा, उस चक्र में क्या होगा, अलग से कोई विषम परमाणु जो होगा वो जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, एक चक्र बना, उसमें ऑक्सीजन जोड़ दिया, सल्फर जोड़ दिया, नाइट्रोजन जोड़ दिया, तो ये किसका, एलिसाइक्लिक का विषम चक्रीय है। ठीक है। अब एरोमेटिक क्या होता है, एरोमेटिक जिनमें जो होगा एक पूरा बंध बनेगा, वो तो इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बेंजीन जैसे उसका निर्माण होगा। ठीक है ना। एरोमेटिक यानी जिनमें एरोमा जो सुगंध वाले होते हैं, और ये भी समचक्रीय विषम चक्रीय, समचक्रीय जिसमें समान होंगे सारे जो एरोमेटिक यौगिक है। विषम चक्रीय क्या होगा, जिसमें एक विषम परमाणु तत्व जो है वहाँ पर लगा होगा, जुड़ा होगा। अब बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड में क्या आता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बेंजीन वाली चीज़ है, वो जहाँ मतलब बेंजीन बन रहा हो, C6H6 वाला चीज़ें, वो जो है बेंजीनॉइड, और जहाँ पर उसमें जो है अलग विषम परमाणु जोड़ दिया बेंजीन में, तो वो नॉन बेंजीनॉइड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कार्बनिक यौगिक का निरूपण, तो इसको हम लिखते बनाते कैसे कार्बनिक यौगिक को, उसको हम चार तरह के उससे मतलब उसको दर्शाते हैं, निरूपण करते हैं।
पहला अणु सूत्र के रूप में, दूसरा है संगणित संरचना के सूत्र, तीसरा विस्तृत संरचना के सूत्र में, या फिर बंद रेखा के सूत्र में। तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखे हैं, जैसे 2 मेथाइल ब्यूटेन है तो उसको अणु सूत्र में कैसे लिख सकते हैं, ब्यूटेन है तो और मेथाइल है, यानी कि यहाँ पर कितने हो जाएगा, मेथाइल यानी 1 कार्बन CH3 होता है ना, और ब्यूटेन यानी 4 कार्बन, तो 4 और 1 5 हमारे कार्बन होंगे। और हाइड्रोजन की संख्या कैसे हम देखेंगे, यहाँ पर देखो CH2N होता है ना, CnH की जो होती है वो होता है 2n+2, तो उसको हम करके यानी 2 से n का मल्टीप्लाई 10 और +2 यानी 12 हमारे हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब इसे जो है हम संगणित संरचना में भी लिख सकते हैं, है ना, ब्यूटेन लगा दिया, 2 पर मेथाइल है तो CH3 यहाँ आ जाएगा। अब उसको जो है हम बॉन्ड उसमें भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारे जो क्या होता है, लाइन होती है, तो जहाँ पर लाइन जो होती है, जो श्रृंखला मुड़ती है, वहाँ पर हमारा क्या होता है, कार्बन होता है। तो जहाँ पर हमें मोड़ना है वहाँ पर कार्बन कर देंगे, और फिर जहाँ से जुड़ रहा है उसी पर हम क्या लगा देंगे, एक और जो है लाइन खींच देंगे जो CH3, या अगर कोई और तत्व है उसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे, जिससे हम उस तत्व को दर्शा पाएँ। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल यहाँ पर हैं, ठीक है ना, ये चीज़ें देखनी। और अब आते हैं वेज एंड डैश मेथड। तो ये वेज एंड डैश मेथड क्या है, ये है अणुओं का त्रिविमीय प्रदर्शन। या तो हमने प्रदर्शन 2D में करा, ठीक है, 1D में करा, अब 3D में करने के लिए जैसे कि मान लो तत्व है जो 3D में है, दिखाना है उसको, ठीक है ना, ये नीचे की जो है एक समानांतर होती हैं और ऊपर की, इस तरह से मतलब 3D में हमें दर्शाना है। तो उसके लिए एक वेज लाइन है और एक डैश लाइन होती है। वेज लाइन क्या होती है, वे दर्शाती किसको, सामने के परमाणु को दिखाती है, जो आपके सामने की तरफ आ रहा है, और जो नीचे की तरफ पीछे की तरफ जा रहा है, दूर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, तो वो हमारे कौन से होते हैं, वो हमारी डैश लाइन होती है। तो जो पीछे जैसे यहाँ पर CH4 है तो उसको हमने पीछे की तरफ एक हाइड्रोजन जा रहा है तो हमने उसे डैश लाइन से दिखा। आगे की तरफ जो सामने की तरफ है वो हमारा कौन सा है, वेज लाइन है, ठीक है ना। और जो हमारे और जो है समानांतर है वो तो हमें दर्शाए मतलब दिखते हैं, हाइड्रोजन जो इस तरह से लगे हुए, तो वो हमारा ये है 3D मॉडल, 3D रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कार्बन के प्रकार डिग्री के आधार पर। तो इसके 4 डिग्री होते हैं कार्बन की। पहला है प्राथमिक कार्बन जिसमें 1 डिग्री, द्वितीय कार्बन सेकेंडरी डिग्री, और तृतीय कार्बन 3 डिग्री, और चतुर्थ कार्बन 4 डिग्री। तो पहली डिग्री में क्या होता है कि यहाँ पर कार्बन जो होता है उस जो केवल अगर एक ही अतिरिक्त कार्बन से जुड़ा होता है तो उसको मतलब होता है 1 डिग्री। अगर कार्बन 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ तो 2 डिग्री होता है। अगर कार्बन 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है तो होता है क्या, 3 डिग्री। अगर कार्बन जिसको हम देख रहे हैं वो 4 कार्बन से जुड़ा है तो होता है हमारा 4 डिग्री। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है जिसमें CH3 CH2 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 CH3 है। तो पहला जो है हमारा वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा तो 1 डिग्री, दूसरा हमारे 2 कार्बन से तो 2 डिग्री। अब यहाँ पर ये सारे 2 डिग्री, और लास्ट का भी देखो यहाँ पर एक कार्बन में 1 डिग्री। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जब हम देखते हैं तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है वो 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। एक तो हाँ, एक मतलब हाइड्रोजन या और किसी को हम देखते हैं तो उसको उसके मतलब कार्बन के ही उससे देखते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर कार्बन से एक उससे जुड़ा हुआ है और इधर वाले कार्बन से, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से अभी आगे देखते हैं। हाँ, तो अगर हम हाइड्रोजन या किसी और अन्य परमाणु का देख रहे हैं, सिर्फ इसको छोड़ के, नाइट्रोजन को छोड़ के, क्योंकि नाइट्रोजन का थोड़ा मामला अलग होता है, अभी हम आगे देखेंगे। तो अगर एमीन जिसे हम बोलते हैं, एमीन नाइट्रोजन को देखते हैं उसमें, तो अगर हम और भी किसी परमाणु को देख रहे हैं तो वो हम देखते हैं कि उसका जो कार्बन है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पर हमने हाइड्रोजन की बात करी तो ये हाइड्रोजन में देखेंगे कार्बन किससे जुड़ा हुआ, तो उसका कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, बीच वाले का, तो वो 2 डिग्री हो जाएगा। बीच इसमें जो है साइड वाले में देखेंगे तो हाइड्रोजन जो है वो कार्बन से जुड़ा हुआ और उसका कार्बन एक ही कार्बन से, जो ये 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उसका जो कार्बन है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर और भी क्वेश्चन है कि जैसे यहाँ पर CH3 लगा है और इस तरह से हमारी श्रृंखला बनी हुई है, तो उसमें हम देखेंगे जो ये वाला कार्बन है वो 4 कार्बनों से जो बीच का, तो ये 4 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, हम देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन जो बीच का CH है, तो उसमें हाइड्रोजन जो है जो कार्बन, उसका कार्बन जो है वो कितने कार्बन से जुड़ा, उसकी उतनी डिग्री होगी। तो वो 3 कार्बन से जुड़ा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 डिग्री हो जाएगी। अब हम देखेंगे एल्कोहल या हेलो एल्केन जो होता है हमारा उस, या एल्किल हैलाइड की डिग्री।
तो उसमें देखेंगे जैसे मान लो अल्कोहल जुड़ा हो या कोई या हैलाइड कोई ग्रुप जुड़ा हो, तो उसकी डिग्री किस तरह देखती है ये मैंने पहले बता दिया है कि जो कार्बन से जुड़े हैं वही उसकी डिग्री होगी, है ना। तो ये जैसे कि पहला है CH3CH2OH, तो OH की हमें देखनी है कितनी डिग्री, यानी अल्कोहल है ये, तो वो हम देखेंगे कार्बन किससे जुड़ा है और उसका वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, तो वो एक ही कार्बन तो 1 डिग्री अल्कोहल हो जाए, यानी प्राथमिक अल्कोहल। दूसरे में देखो यहाँ पर OH जो है उस कार्बन से जुड़ा है साइड वाले, वो कार्बन 2 कार्बन से, यानी कि ये 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। यहाँ पर देखो एक जिस कार्बन से जो है वो कार्बन 3 कार्बन से जो है तो 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। इसी तरह से आगे देखो यहाँ पर एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है वो जो हमारा OH जो जिससे कार्बन से जुड़ा है, तो वही 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। अब एमीन की डिग्री जो मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर N परमाणु से जुड़े कार्बन की संख्या एमीन की डिग्री निर्धारित करती है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन परमाणु की संख्या देखनी है, वो कितने कार्बन से, यानी कि ये डायरेक्ट कार्बन की तरह है कि जैसे कार्बन को हम देख रहे थे वो कितने कार्बन से जुड़ा है, वैसे ही हम यहाँ पर नाइट्रोजन एमीन में देखेंगे नाइट्रोजन N कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर N जो है एक ही कार्बन तो 1 डिग्री, यहाँ N 2 कार्बन से 2 डिग्री और N जो है 3 कार्बन 3 डिग्री एमीन हो जाएगा। अब हम देखेंगे सिग्मा और पाई बंध की संख्या। तो सिग्मा और पाई बंध की संख्या कैसे देखते हैं कि जो बॉन्ड होता है, अगर सिंगल बॉन्ड हो तो वहाँ पर सिर्फ सिग्मा होता है और पाई नहीं होता है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक ही सिग्मा होता है और 2 और अन्य जितने भी बॉन्ड के हो वो यानी 2 3 ही होंगे, तो 2 जो है हमारे पाई होंगे। अब खुली श्रृंखला में जैसे अगर हम निकाल लें कि कितने सिग्मा है और कितने पाई है, तो पाई तो हम निकाल लेंगे आराम से कि जहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो रहा है तो वहाँ की एक एक करके हम संख्या जो है जोड़कर पाई निकाल लेंगे। लेकिन सिग्मा बंध के लिए हमें क्या देखना है, हमें पहले हाइड्रोजन की संख्या देखनी होगी, उसको प्लस करना है कार्बन की संख्या जितनी है, माइनस करना है उस कार्बन की संख्या वो 1 से, और फिर प्लस कर देना जो भी विषम परमाणु अगर दे रखा उसकी संख्या से। जैसे कि यहाँ पर है क्वेश्चन CH3CH2 ये पूरी एक संख्या है, उसमें हाइड्रोजन की गिनती करो, कार्बन की गिनती करो -1 करो, और फिर जो अगर विषम परमाणु जैसे OH है तो उसकी संख्या लिखो 1, तो यही हमारी क्या होगी, हमारा सिग्मा बंध होंगे, यानी 33 इसमें सिग्मा बंध है। और पाई देखो, पाई का एक यहाँ पर बंध बन रहा है, एक डबल बॉन्ड और एक यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, तो 2 और 1 3 हमारे क्या जो है पाई। यहाँ भी देखो हाइड्रोजन में देख लो कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन यहाँ, और ये 1 2 3 बंद यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देंगे। इस तरह से हम हाइड्रोजन की संख्या जोड़ेंगे, फिर कार्बन की संख्या जितनी होगी उसको -1 कर देंगे, और फिर हम यहाँ पर विषम परमाणु जो होंगे उसकी संख्या करके जोड़कर यहाँ पर हम निकाल लेंगे। और अगर पाए के तो पाए यहाँ पर 3 बंद, एक बंद डबल है और एक बंद है ट्रिपल बॉन्ड, तो हमारी कितनी हो जाएगी, 3 हमारे क्या हो जाएंगे, पाए हो जाएंगे बंद। अब चक्रीय यौगिक में अगर हम बात करें तो कौन सा खुला श्रृंखला थी, चक्रीय यौगिक में क्या होता है कि सिग्मा बंध के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ पर देखो एक तो है कि हाइड्रोजन परमाणु गिन लो, एक है परमाणु की संख्या गिन लो, और फिर हमें विषम परमाणु, यहाँ पे सिर्फ यहाँ -1 नहीं होगा, कार्बन परमाणु की संख्या में सिर्फ और सिर्फ प्लस होगा। तो यहाँ पर देखो 6 हमारे कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, तो और विषम परमाणु है नहीं, तो यहाँ पर 12 क्या हो जाएंगे, सिग्मा हो जाएगा और 3 पाई हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर एक विषम परमाणु है, 6 हमारे क्या है हाइड्रोजन है और 5 हमारे क्या कार्बन है, तो यहाँ पर 12 सिग्मा हो जाएंगे और 2 पाई हो जाएंगे। हाँ, तो अब हम देखेंगे क्या, क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। देखो वे समूह जो किसी यौगिक के रासायनिक गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि जो उस यौगिक में जो रासायनिक गुण होंगे उसको निर्धारित करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वो होते हैं हमारे कौन से, क्रियात्मक समूह, यानी कि जिसको देखकर हम पहचानते हैं कि ये जो है ये किस तरह की क्रिया करेगा। कोई रासायनिक समीकरण में अगर क्रियात्मक समूह है तो हमें मालूम हो जाएगा कि वो किस प्रकार की रासायनिक जो है गुण दर्शाएगा, तो वो क्रियात्मक समूह होते हैं, यानी फंक्शनल ग्रुप उन्हें कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्रियात्मक समूह दिए गए, जैसे COOH है तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, CO3H है तो वो सल्फोनिक अम्ल होता है, RCO होता है 2 और O है यानी RCOOCOR, इस तरह से कुछ होगा, तो वो एसिड एनहाइड्रेज है, एनहाइड्राइड है। अब COX यानी कि एल्डिहाइड यहाँ पर जुड़ा है किसके साथ, अम्ल यानी CO के साथ, तो हो जाएगा अम्ल हेलाइड, अम्ल हेलाइड। और यहाँ पर COR है तो एस्टर हो जाएगा, CONH2 है तो यहाँ पर एमाइड हो जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड N है तो साइनाइड हो जाएगा, CHO तो एल्डिहाइड हो जाएगा, CO यानी है कीटोन हो जाएगा, OH तो अल्कोहल हो जाएगा, SHO तो हो जाएगा क्या, थायो अल्कोहल, और NH2 है तो अमीन हो जाएगा।
एमीन। अब डबल बॉन्ड है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं, और अगर ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन बोलते हैं। अगर सिर्फ हेलाइड ग्रुप है तो हेलाइड बोलते हैं। ओ आर दिया गया ईथर बोलते हैं, और अगर एस आर दिया गया तो थायो ईथर बोलते हैं। NO2 दिया गया तो हम उसे नाइट्राइड बोलते हैं। ONO दिया तो नाइट्राइडोर बोलते हैं। अब समजातीय श्रेणी क्या होती है, जिसे सजातीय श्रेणी या होमोलोगस सीरीज भी बोलते हैं, यानी कि वे यौगिक जिनमें समान क्रियात्मक समूह होते हैं और जिनकी श्रेणी में यानी दो क्रमागत यौगिकों के बीच में जो अणुसूत्र का अंतर होता है वो CH2 को होता है, और उनके अणुभार का अंतर भी कितना हो जाएगा, CH2 का अणुभार कितना होता है 12 और 2 यानी 14 का अंतर होता है। यानी दो क्रमागत जो हमारे यौगिक के उन बीच के सदस्य हैं उनमें CH2 का अंतर होता है और 14 अणुभार का अंतर होता है, ठीक है ना। और क्योंकि इसमें क्रियात्मक समूह एक है तो एक ही तरह के रासायनिक गुण दर्शाएंगे। तो ये हमारा क्या है, जैसे कि यहाँ पर मैंने एल्केन की सजातीय श्रेणी दे रखी, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं, ठीक है ना। तो इनमें हम देखेंगे तो CH2 का अंतर होगा, और 14 का दो सजातीय उसमें क्रमागत सदस्यों में क्या होगी, 14 का अणुभार का अंतर होगा, और इसीलिए हमने क्या बोला। और इनके देखेंगे हम क्रियात्मक समूह क्या है, एक ही है, तो ये हमारी क्या हो जाती है, सजातीय श्रेणी होती है। तो अभी हमने इतनी चीज़ देखी।